नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज भी एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं जो पिछले लेक्चर हम लोगों ने क्लियर किया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का जो टॉपिक हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें आप एक क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करते रहें, जिससे आपका एग्ज़ाम में जब आप जाएं तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएँ, उसको सॉल्व कर पाएँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपको दिख रहा होगा, यानी महाद्वीपीय क्रस्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अपर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जिसको दुर्बल मंडल भी कहा जाता है। आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये एरिया जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए, ये मैग्मा है जो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। ये मैग्मा होता है, इसी को मैग्मा कहते हैं। जो हमने क्लास में डिस्कस किया था ना, यही मैग्मा होता है, ठीक है। और ये जो लाइनिंग है, ये अपर मेंटल का लाइनिंग होता है। ये इसके नीचे अपर मेंटल ही है, ये सारा अपर मेंटल का भाग है, ठीक है। तो अपर मेंटल और ये पूरा एरिया जो है स्थल मंडल का निर्माण करता है। इसको स्थल मंडल कहते हैं, यानी कि लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा, देखिए ये तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। आपको इधर बगल में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए ओशियनिक क्रस्ट, आपको यहाँ महाद्वीपीय क्रस्ट भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो महाद्वीपीय क्रस्ट और ये महासागरीय क्रस्ट है, सॉरी, ओशियनिक क्रस्ट का मतलब होता है महासागरीय क्रस्ट, ठीक है। महासागरीय प्रपट्टी है ये, और कॉन्टिनेंटल का मतलब हुआ महाद्वीपीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट मिल करके एक लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, एक लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यही है फिगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। आप यहाँ और नीचे यदि हम जाते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये जो भाग है, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो लाइनिंग दिख रहा है, इसके ऊपर अपर मेंटल हो जाता है और इसके नीचे इनर मेंटल हो जाता है, ठीक है। यानी कि मेंटल के अंदरूनी भाग, इसको मध्य मंडल भी कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चट्टानी भाग होते हैं, ये हालांकि इसको पूरा अपर मेंटल ही कहा जाता है क्योंकि ये चट्टानी भाग है। आपको और नीचे यदि हम लेकर के जाएँ तो ये होता है लोअर मेंटल, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लोअर मेंटल है, ठीक है। इस भाग में जो है, इस भाग में लिक्विड के फॉर्म में ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी लगभग घनत्व इसका ज़्यादा ही होता है, लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा मतलब घनत्व होता है। ये भी ठोस का ही इलाका है, लिक्विड नहीं कह सकते हैं। और इसके नीचे और यदि हम जाते हैं तो यहाँ आउटर कोर आपको दिख रहा होगा। इस आउटर कोर के अंदर, जैसे ही ये 2900 किलोमीटर के लगभग हम नीचे जाते हैं पृथ्वी के अंदर, तो आउटर कोर हमको दिखता है। इसी आउटर कोर में ये लगभग लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसका घनत्व भी कम हो जाता होगा। और इसके अंदर एस तरंग जो होते हैं, भूकंपीय एस तरंग, वो लगभग गायब ही हो जाते हैं। यहाँ पर पी तरंग भी लगभग आंशिक रूप से दिखाई देता है, लगभग गायब ही हो जाता है ये, ठीक है। और नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, देखिए ये होता है इनर कोर, इसको कहते हैं, आंतरिक कोर है ये, ठीक है। ये सेंटर है, ये भाग सेंटर होता है पृथ्वी का, ये सेंटर है। लगभग पृथ्वी के क्रस्ट से, यानी पृथ्वी की भूपर पट्टी से जब हम पृथ्वी की सतह से जब नीचे जाते हैं, तो नीचे जाते वक्त हमको ये पूरा दिखता है, लगभग 6371 किलोमीटर के आसपास होता है, 371 किलोमीटर के आसपास इसका मेन सेंटर होता है। उतना नीचे जाएंगे तब हमको पृथ्वी का कोर नज़र आता है, ठीक है। हालांकि देखिए ये सारा चीज़ अनुमान पे होता है, अनुमान पे ही बताया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर बस दिखाना था। इसका टेम्परेचर आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग 6000-7000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। और इस इनर प्लैनेट का, सॉरी, इनर जो कोर होता है, इनर कोर का यानी आंतरिक कोर का लगभग घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका डेंसिटी होता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये लगभग चट्टानी इलाका ही है,
लेकिन ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर हमने बताया था ग्रहाणु परिकल्पना क्या होता है क्लास के अंदर। तो ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर इस सेंटर के अंदर लिक्विड होता है, हालांकि भूकंपीय तरंग के आधार पर यदि देखा जाए तो इसके अंदर सॉलिड का फॉर्म होता है, यानी ठोस होता है। तो ये लगभग, और भूकंपीय तरंग का ही मान्यता ज़्यादा दिया गया है, उसी से अनुमान ज़्यादा लगाया गया, वो विश्वसनीय है अभी। तो ये आपको पृथ्वी का एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिखने को मिला होगा कि किस तरीके से पृथ्वी का जो पूरा सतह है ये किस तरीके से ऐसे डिवाइड किया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैग्मा भी देखने को मिल रहा होगा। ये मैग्मा आप देख सकते हैं, यही मैग्मा जब ऊपर की ओर आता है, जब ये मैग्मा ऊपर की ओर जाता है इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जाता है, तो जब सतह पर आता है तो ज्वालामुखी के जैसा जो है फटता है, और ज्वालामुखी से नीचे जब उतरते रहता है इस तरीके से ऐसे होता है, तो ये लावा कहलाता है। यही मैग्मा को हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो इसी को लावा का नाम दिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन जो है अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाने का प्रक्रिया जो है शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्राप्त जानकारी सर्वाधिक विश्वसनीय है। तो हमने क्लास के अंदर भी बताया है और यहाँ भी आपको बता देते हैं कि भूकंपीय तरंग के आधार पर यदि हम पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में कोई भी जानकारी यदि प्राप्त करते हैं वो ज़्यादा ही विश्वसनीय हमको पता चलता है। हालांकि कई सारे स्रोत हैं जिसकी वजह से हम आंतरिक संरचना को समझते हैं पृथ्वी का, लेकिन यहाँ भूकंपीय तरंग का जो आधार है, भूकंपीय तरंग से जो हमको जानकारी मिलता है वो ज़्यादा विश्वसनीय माना जाता है, ज़्यादा सटीक नज़र आता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया है, ये सारा चीज़ आप क्लास को जा करके देख सकते हैं। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है एल तरंग। देखिए भूकंपीय तरंग में हमने 3 तरंग की बात किया था, एक पी तरंग होता है, दूसरा एस तरंग होता है और तीसरा एल तरंग होता है। एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, यहाँ स्टेटमेंट में बता रहा है एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि इसका तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होता है, गति स्लो होता है, स्पीड कम होता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, गति कहने का मतलब ये ऐसे जा रहा है तो बहुत ही स्पीड में जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब ये इतना लंबा लंबा फ्रीक्वेंसी होता है, इसका बड़ा बड़ा फ्रीक्वेंसी होता है, इसका आवृत्ति, इसका प्रवृत्ति जो है ना, इसका तीव्रता बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ बता रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है पी तरंगे द्वितीयक तरंगे कहलाती है। ये गलत है। पी तरंग को हम प्राथमिक तरंग कहते हैं क्योंकि इसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा होता है और ये जब उद्गम केंद्र से जब बाहर की ओर आता है तो पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। पी तरंग को प्राथमिक तरंग कहते हैं, द्वितीयक तरंग एस तरंग को कहते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा, ये गलत है स्टेटमेंट। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है पी तरंगे अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। पी तरंग का स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, सब तरंगों से ज़्यादा स्पीड होता है इसका, पी तरंग का। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा स्टेटमेंट है पी तरंगे केवल ठोस भाग में गमन करती है। ये गलत है। ये ठोस, द्रव, गैस तीनों लेवल में, पदार्थ के तीनों अवस्था में ये पी तरंगों का गति होता है। तो 2 और 3 सही है स्टेटमेंट। और सॉरी, ये केवल ठोस भाग में गमन करती है, यहाँ लिखा हुआ है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये केवल ठोस में नहीं गमन करता, ये तीनों अवस्था में गमन करता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में ये पी तरंगे गमन करती है। और लास्ट स्टेटमेंट है 4 नंबर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में पी और एस तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है। तो ये सही है, हमने क्लास के अंदर बताया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना है तो भूकंपीय तरंगों को समझना होगा, और भूकंपीय तरंग पी और एस तरंग जो पृथ्वी के अंदर काम करते हैं उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो हमको सहायता बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचाता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 4 सही हो जाएगा।
तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही हो रहा है, एक सेकंड नंबर और एक 4 नंबर। तो यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बता रहा है केवल 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कृपया करके जो है पिछले क्लास देख ले, इसका जो हमने क्लास लिया था जिसमें हमने ध्वनि ये क्या इसको कहते हैं, ध्वनि तरंग या अनुप्रस्थ तरंग या भूकंपीय तरंग की बात किया था हमने, तो वो आप जा करके देख सकते हैं क्लास। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमने ये क्लास में बताया है, पिछले क्लास में बताया है, तो आप उसको जा करके देख ले, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भी ये स्टेटमेंट देखिए, ये सारा जो स्टेटमेंट आपको नजर आ रहा है ये जनरली यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर यूपीएससी के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, और हालांकि ये तो स्टेटमेंट है, तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, आपका क्लियर ही रहेगा, क्योंकि यदि आप अच्छी तरीके से पढ़े हैं तो आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर पहला दिया है, भूगर्भ यानी भूमि के अंदर की बात हो रहा है, उसमें गहराई के साथ हम जाते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर हम जाते हैं गहराई में, तो भूकंपीय तरंगों के वेग में अंतर आता रहता है। तो ये तो सही है, अगर लिक्विड मिल रहा है यानी द्रव का अवस्था, अगर पृथ्वी के अंदर द्रव आया तो वहाँ पर स्पीड स्लो हो जाएगा भूकंपीय तरंग का, और जहाँ पर भूकंपीय तरंग का स्पीड तेज हो रहा है वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर चट्टानी इलाका होगा, उसका घनत्व ज़्यादा होगा, उसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। तो ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, क्योंकि भूगर्भ में गहराई के साथ भूकंपीय तरंगों के वेग में अंतर आता ही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। ये सारा चीज़ हमने क्लास में डिस्कस किया है, आप क्लास को जा करके देखें, समझ में आ जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर क्लास आप किए हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे होंगे। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट है, घनत्व एवं प्रत्यास्थता में वृद्धि होने पर तरंगों के वेग में वृद्धि होता है। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया और क्लास में भी बताया कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा, यानी घनत्व एवं प्रत्यास्थता जिसका ज़्यादा होगा उसका वेग भी ज़्यादा होगा, उसका स्पीड भी ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है, मतलब उस से तरंगों का वेग ज़्यादा होता है, जिस पदार्थ के अंदर घनत्व और प्रत्यास्थता ज़्यादा होता है उससे तरंगों का वेग जो है बहुत ही तेज गति से निकलता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको ये बताना है ये इसमें से कौन सा कथन आपको सत्य नजर आता है, यानी सही है। तो देखिए कथन नंबर 1 यदि हम देखें, यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होने पर पी तरंगों के वेग में कमी होती है। ये तो गलत हो गया ना, चट्टानों का यदि घनत्व बढ़ेगा तो पी तरंग का स्पीड भी बढ़ेगा, कोई भी तरंग हो उसका स्पीड तो बढ़ेगा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर ए गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, कोणार्ड असंबद्धता द्वारा क्रस्ट मेंटल से अलग होता है। देखिए कोणार्ड असंबद्धता, देखिए कोणार्ड असंबद्धता जो है ये ऊपरी क्रस्ट को निचली क्रस्ट से अलग करता है, न कि मेंटल से। ठीक है, मेंटल से क्रस्ट को अलग करने वाला असंबद्धता है मोहो, मोहो नाम है उसका नाम है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता से मेंटल और क्रस्ट को अलग किया जाता है, कोणार्ड से नहीं। कोणार्ड ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को अलग करता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं यहां पर सी नंबर ऑप्शन, आप देख सकते हैं, इस तरंगों के कंपन की दिशा संचरण की दिशा के लंबवत नहीं होती है। देखिए एस तरंग जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो इसका कंपन का जो डायरेक्शन होगा वो संचरण की दिशा के लंबवत ही होगा। ये हमने क्लास में डिस्कस किया है, ये लंबवत ही होता है। ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सारा स्टेटमेंट गलत ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था कौन सत्य है, और यहाँ तीनों स्टेटमेंट बता रहा है कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तरंग जो होता है उसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उस पर आप विचार करना है, मतलब बताना है कौन सही है कौन गलत है, यही बताना है और कुछ नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट है ये तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती है, ये तो गलत है। इस तरंग द्वितीयक तरंग होता है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर दूसरा बार में आता है, पहला बार में पी तरंग आता है, तो ये तो गलत हो गया, स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, तो इस तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग होता है, ध्वनि तरंग नहीं होता, ठीक है। ध्वनि तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग ही कहते हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंग ये नहीं है, ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। इस तरंग ध्वनि तरंग पी तरंग होता है, तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है ये केवल ठोस में गमन करता है, सॉलिड में, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि इस तरंग जो है ये केवल ठोस में ही गमन करता है, द्रव में गैस में गमन नहीं करता। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन यदि हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कृपया करके क्लास देख लीजिए, हम बार बार कर रहे हैं, आप क्लास देख लीजिएगा तो आप क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है भूकंप केंद्र से 140 डिग्री की दूरी पर इस तरंगे दुर्बल हो जाती है, मतलब नहीं दिखाई देती है, लगभग खत्म हो जाती है 140 डिग्री की दूरी पर। तो ये गलत है, हमने बताया था कि भूकंप केंद्र से 145 डिग्री की दूरी पर इस तरंग और पी तरंग दोनों लगभग गायब हो जाती है, लेकिन इस तरंग बाद में नहीं नजर आता, लेकिन लगभग कुछ देर बाद जो है जो हमारा ये पी तरंग है वो हमको फिर से नजर आने लगता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 140 डिग्री नहीं 145 डिग्री होना चाहिए। ये हमने क्लास में बताया, भूकंप का जो छाया क्षेत्र होता है उसमें हमने बताया था 145 डिग्री के बाद इस तरंगे दुर्बल हो जाती हैं, नहीं दिखाई देती लगभग, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है पृथ्वी के कोर में इस तरंगे गमन करती है। देखिए पृथ्वी का जो कोर होता है, जो मेन सेंटर होता है, वहाँ पर इस तरंग नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ पी तरंग गमन करता है, इस तरंग नहीं करता। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये सारा चीज़ हमने डिस्कस किया है क्लास में, आप बार बार कह रहे हैं, आप क्लास को देख लीजिए, यदि नए हैं आप क्लास को नहीं देखे हैं तो आप क्लास को देख लें, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है क्रस्ट का महाद्वीपीय भाग ग्रेनाइट से निर्मित है, ये सही है। जो भूपर पट्टी का क्रस्ट है जो हमने अभी देखा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसका जो महाद्वीपीय भाग है यानी महाद्वीपीय क्रस्ट जो है वो ग्रेनाइट से बना हुआ है, सही है, ग्रेनाइट चट्टान है उसी से बना हुआ है महाद्वीपीय क्रस्ट, और जो महासागरीय क्रस्ट है वो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। ये हमने क्लास में ये सारा चीज़ डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, ये सही है, पी तरंग ध्वनि तरंग ही होता है, अभी अभी हमने बताया पी तरंग जो है ध्वनि तरंग ही होता है, यह अनुदैर्ध्य तरंग ही होता है, ठीक है। तो 3 और 4 नंबर सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, केवल 3 और 4, ठीक है। क्योंकि आप बता रहा था उपयुक्त में से उपरयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर दोनों 3 और 4 नंबर स्टेटमेंट यहाँ सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ भी कथन पर विचार नहीं करना है। तो यहाँ स्टेटमेंट है क्रस्ट व मेंटल के बीच की असंबद्धता मोहो असंबद्धता कहलाती है। देखिए क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाला असंबद्धता क्या होता है, मोहो, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले ही, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, ठीक है। दुर्बल मंडल का निचला भाग तरल अवस्था में होता है, दुर्बल मंडल, देखिए मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी मंडल, उसको दुर्बल मंडल कहते हैं, और जो निचला मंडल होता है निचला जो मेंटल होता है उसको कहते हैं हम मध्य मंडल। तो दुर्बल मंडल का निचला भाग जो है वो और ज़्यादा ठोस होता है, वो तरल अवस्था में नहीं होता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत है, सेकंड नंबर स्टेटमेंट, ये हमने क्लास में बताया है। 3rd नंबर स्टेटमेंट है मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व
5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? देखिए थर्ड नंबर स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व लगभग 3.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होता है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर थर्ड नंबर स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 सिर्फ सही है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ फिर एक स्टेटमेंट दिया है। तो स्टेटमेंट है, दुर्बल मंडल के नीचे घनत्व में वृद्धि हो जाती है। तो अभी हमने बताया दुर्बल मंडल के नीचे घनत्व में वृद्धि होता है, उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि दुर्बल मंडल और मध्य मंडल, तो दुर्बल मंडल ऊपर है, ठीक है, और मध्य मंडल नीचे है, यानी ये अपर मेंटल है और ये जो नीचे वाला मेंटल है उसको कहते हैं इनर मेंटल। तो ये जो है इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इनर मेंटल का घनत्व ज़्यादा होता है, इसका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के लगभग होता है और इसका 3.9 होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, मेंटल के ऊपरी भाग का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, मेंटल का जो ऊपर वाला भाग है, इससे भी ऊपर यानी क्रस्ट की बात हो रहा है, भूपर पट्टी की बात हो रहा है, तो उसका घनत्व लगभग 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो देखिए लगभग 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ये 2 ग्राम नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, लगभग 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसका वर्णन करना है, उसको बताना है। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंग के आधार पर। तो आपको हमने जितना भी भूकंपीय तरंग बताया है क्लास के अंदर, पी तरंग, एस तरंग या फिर एल तरंग, इसके हिसाब से जनरली आप पी तरंग और एस तरंग के हिसाब से आप आंतरिक संरचना को डिफाइन कर सकते हैं। हमने क्लास में डिफाइन करके बताया है कैसे होते हैं, इसका आंतरिक संरचना कैसा है, ठीक है। तो ये जनरली मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लास को यदि आप देख लेंगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 150 वर्ड में इसका आंसर आप लिख सकते हैं, 150 वर्ड में लिखिएगा। ये जनरली मेंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों को स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। देखिए भूकंपीय तरंग को पहले बताना है, ठीक है, क्या क्या होता है, भूकंपीय तरंग क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, इसके जो 3 प्रकार हैं उसके बारे में आपको चर्चा करना है। जनरली भूकंपीय तरंग से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल्स बताना है इसके अंदर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, आप क्लास को यदि देख लें तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ये मेंस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का घनत्व ऊपरी परतों की अपेक्षा क्या होता है? तो देखिए पृथ्वी के जितने अंदर हम जाएंगे उसका घनत्व ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। ये हमने क्लास में भी बताया है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। देखिए अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि पृथ्वी का जो मेन कोर होता है, जो मेन सेंटर होता है अंदर की तरफ, उसका घनत्व लगभग 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो और बाहरी जो परत है उसका घनत्व लगभग 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जब हम जाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक परतों का जो घनत्व होता है वो ऊपरी परतों की अपेक्षा अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सियाल के मुख्य संघटक हैं। देखिए सियाल क्या होता है? सियाल, एसआई का मतलब सिलिकॉन की बात हो रहा है, एल का मतलब एल्युमिनियम हो रहा है। तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक है, सिलिका
और एल्युमिनियम की यहाँ पर बात हो रहा है, यहाँ पर सियाल इसी को कह रहे हैं। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था। ये जो सिलिका और एल्युमिनियम जो है ये भूपर पट्टी में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जो हमारा पृथ्वी के सतह पर जो भूपर पट्टी है, स्थलमंडल का भूपर पट्टी, उसी के ऊपर ये सिलिका और एल्युमिनियम का मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोत के अंतर्गत ग्रहाणु परिकल्पना, देखिए ग्रहाणु परिकल्पना ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना में डिस्कस नहीं हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जब हम बता रहे थे उस समय ग्रहाणु परिकल्पना भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी के कोर को माना गया है, यानी पृथ्वी का जो कोर है वो कैसा है, तरल है या ठोस अवस्था में है या गैस अवस्था में है, ये आपको बताना है। देखिए ग्रहाणु परिकल्पना जो है इसका जो मतलब नेतृत्व करने वाले थे, ये जो परिकल्पना, ये जो हाइपोथेसिस दिए हैं ग्रहों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, ये जनरली चैम्बरलिन साहब दिए हैं। ठीक है, तो चैम्बरलिन साहब और मोल्टन साहब ये दोनों मिल करके जो है इसका ग्रहाणु परिकल्पना दिए हैं। तो उनके अनुसार पृथ्वी के कोर में, केंद्र में तरल अवस्था है। ठीक है, उनके अनुसार क्या है, तरल अवस्था है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो कोर है वो तरल है, लिक्विड के फॉर्म में है, वो भी अनुमान लगाए हैं। लेकिन भूकंपीय तरंग के हिसाब से यदि हम देखते हैं तो पृथ्वी का जो कोर है वो ठोस अवस्था में है भूकंपीय तरंग के हिसाब से, और वही ज़्यादा विश्वसनीय है। तो लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तरल अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भूकंपीय तरंग की गति सबसे कम तथा तीव्रता सबसे अधिक होती है, यानी सर्वाधिक होती है? तो अभी हमने बताया था भूकंपीय तरंग में 3 तरंग है, पी, एस और एल। तो गति सबसे कम होता है एल तरंग का। ठीक है, और इसका तीव्रता बहुत ही ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा है विनाशकारी होता है। ठीक है, तो एल तरंग यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता अलग करती है। मोह असंबद्धता जो है वो किसको अलग करती है? क्रस्ट तथा मेंटल को। ये अभी हमने बताया था, क्रस्ट तथा मेंटल को ये अलग करती है मोह असंबद्धता। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही क्लियर हो गया, ये अभी हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण किन चट्टानों से मिलकर हुआ है? तो अभी हमने बताया ग्रेनाइट चट्टान से मिलकर के महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट का निर्माण जो है वो ग्रेनाइट चट्टान से ही हुआ है, और महासागरीय क्रस्ट का निर्माण हुआ है किससे? बेसाल्ट चट्टान से। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? दुर्बलता मंडल कहाँ स्थित है? ये जनरली मेंटल का ऊपरी भाग को कह रहे हैं हम। तो मेंटल के जो ऊपरी भाग है उसी को तो दुर्बल मंडल कहा जाता है, और जो निचला भाग होता है मेंटल का उसको मध्य मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर के आंतरिक भाग का निर्माण हुआ है। कोर जो होता है उसका आंतरिक भाग जो इनर कोर है, हमने बताया कोर में भी 2 भाग हैं, एक होता है आउटर कोर और एक होता है इनर कोर। तो इनर कोर के अंदर जो है वो निकेल तथा आयरन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, निकेल और लोहा का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऐसा अनुमान लगाया गया है किसके हिसाब से? भूकंपीय तरंग के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल मंडल का वर्णन करता है? मतलब स्थल मंडल का निर्माण कौन करता है, किसको हम स्थल मंडल कह सकते हैं? तो यहाँ पर पूछ रहा है ऊपरी और निम्न प्रवार। देखिए प्रवार जनरली हिंदी वर्ड है, मेंटल अंग्रेजी वर्ड है, मेंटल को ही हिंदी में प्रवार कहते हैं। तो ऊपरी प्रवार और निचली प्रवार जो नीचे वाला है, इनर प्रवार और आउटर जो अपर होता है, अपर और लोअर जो प्रवार है जो मेंटल है उसको मिलाकर के स्थल मंडल कहते हैं? नहीं, ये हमने क्लास में भी बताया है कि भूपर पट्टी और
ऊपरी मेंटल, भूपट्टी और ऊपरी मेंटल, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हो जाएगा, परपट्टी और ऊपरी प्रवार को मिलाकर स्थलमंडल का निर्माण होता है। इसी को लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पर और छोटा सा देखते हैं इसको। देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा शायद, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में, यदि पृथ्वी के अंदर क्या है उसके बारे में यदि हमको कुछ जानकारी चाहिए तो क्या क्या चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, ये तो जरूरी है। दूसरा भूकंपीय गतिविधि, भूकंपीय तरंग के बारे में हम जानते ही हैं, उससे हम ज़्यादातर जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझे हैं। और चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी जरूरत होता है। देखिए तीनों यहाँ पर जरूरत है, गुरुत्वाकर्षण बल भी जरूरत है, क्योंकि देखिए जब पृथ्वी के हम अंदर जाते हैं तो जो ध्रुवों का इलाका होता है, ध्रुव पोल जिसको कहते हैं हम, तो जो ध्रुवों का इलाका होता है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ ज़्यादा होता है। ठीक है। और जो हम जब हम आते हैं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ कम होता है। तो इसके हिसाब से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। और भूकंपीय तरंग में भी हमने भूकंपीय तरंग की बात तो बताया है कि भूकंप की वजह से हम तो बहुत ही अच्छी तरीके से पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ पा रहे हैं। हालांकि ये सब अनुमान है, गारंटी नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो सही ही है। ठीक है, ये सारा चीज़ क्या है, ये सारा चीज़ अनुमान ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों का जरूरत है, तीनों का जरूरत है, गुरुत्वाकर्षण बल, भूकंपीय गतिविधि और चुंबकीय क्षेत्र, जो हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में, उसका अध्ययन करने में, स्टडी करने में उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन लास्ट था, अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आप इतने सारे क्वेश्चन को, लगभग 20 क्वेश्चन थे, यानी 20 क्वेश्चन थे, तो इस क्वेश्चन को आप शायद सॉल्व कर पाए होंगे। आपसे यदि आप क्लास किए होंगे तब तो आपको ये क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो पाया होगा। यदि आप क्लास नहीं किए होंगे तो शायद, यदि आपको पहले से जानकारी होगा तो कर पाए होंगे, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा ये फिर से आपसे विनती है कि आप क्लास को ज़रूर देखें। आप क्लास को देख लेंगे तो आपका एक अच्छा विचार होगा, इसको लेकर के एक अच्छी समझ होगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के, तो अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और इसी तरीके के क्वेश्चन जो है लगभग आते हैं यूपीएससी या एसएससी या फिर पीसीएस या फिर रेलवे वगैरह जो एग्ज़ाम होते हैं, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। और ये स्टेटमेंट यदि आपको क्लियर है ना, स्टेटमेंट क्लियर है, तो आप बेहतर क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा यदि आप क्लास कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर।